जय श्री राम। लर्न इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले क्लासेस में ये तीसरा क्लास है। इससे पहले पहला क्लास ये है कि हम अंग्रेजी क्यों सीखें, अंग्रेजी सीखने से हमें क्या फायदा है और अंग्रेजी नहीं सीखने से हमें कितना बड़ा नुकसान है। क्या अंग्रेजी सीखने से हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, हमारे नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं? इसके बारे में हमने चर्चा किया था फर्स्ट क्लास में। सेकंड सेशन जो था वो व्याकरण क्या होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जो थर्ड सेशन था उसमें व्याकरण के पार्ट को हमने देखा। व्याकरण के 3 पार्ट होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और इससे पहले वाले क्लास में वर्ण विचार क्या होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने देखा है। अब हम सीखेंगे शब्द विचार। अब हमारा सेकेंड पार्ट, ग्रामर का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट वर्ण विचार। हिंदी में वर्ण विचार बहुत लंबा चौड़ा सीखना है। अभी हम इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी ग्रामर को सहारा लेकर चल रहे हैं, इसलिए जब प्योर हिंदी सिखाना होगा तो उसमें वर्ण विचार पर लंबी चौड़ी क्लासेस लेंगे। अभी तक के लिए वर्ण विचार इतना ही। शब्द विचार में हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझना है कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द होता क्या है। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। सार्थक ध्वनि होनी चाहिए, निरर्थक नहीं होनी चाहिए। तो एक या एक से अधिक वर्णों से, कई बार एक वर्ण से भी शब्द बन जाते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, कई बार एक वर्ण से भी शब्द बन जाते हैं और कई बार एक से अधिक वर्णों से शब्द बनते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, कई बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा न करूंगा, नहीं के बदले न लगाते हैं ना, तो जो न लगाते हैं वो एक वर्ण है न, और उसका मीनिंग क्या हुआ नहीं। कई जगहों पे हम और के बदले में व लिख देते हैं, राम व सीता, मतलब राम और सीता। तो कई जगहों पे और के बदले हमने वो लगा दिया, तो यहां पर सिर्फ एक वर्ण भी शब्द बन गया। यहां पर वर्ण शब्द बन गया। जैसे संस्कृत में च होता है, च मीन्स और होता है, वैसे ही हिंदी में व मीन्स और होता है, न मीन्स नहीं होता है। ये एक वर्ण जो है ये शब्द बन गए। और बाकी क्या होता है, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा, राम, सीता, ये सब एक से अधिक वर्णों से मिलकर के स्वतंत्र सार्थक शब्द हैं। अगर ये निरर्थक है तो ये शब्द नहीं है। निरर्थक शब्द भी हो सकते हैं, जैसे मैं मुंह बोल रहा हूं, मुंह ह मुंह होता है क्या, कुछ निरर्थक हो गया। जिन शब्दों का सार्थक जो भी मेल होंगे, वर्ण के सार्थक जो मेल होंगे उनको शब्द कहेंगे, और जो निरर्थक होंगे वो शब्द की परिभाषा से बाहर। तो हमें सिर्फ स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जो होते हैं उन्हीं को शब्द कहना है और उन्हीं के बारे में हमें सीखना है। तो हिंदी में शब्द जो होते हैं वो इतने प्रकार से हम पढ़ते हैं, समझते हैं। शब्द के प्रकार, उनके बेसिस अलग अलग होते हैं, आधार अलग होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और व्याकरणीय स्थिति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द। तत्सम एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि हिंदी जो है, हिंदी का जो मदर लैंग्वेज है वो संस्कृत है। तो संस्कृत के शब्द अगर ज्यों के त्यों हिंदी में अगर हमने यूज कर लिए तो वो तत्सम शब्द हो गया। संस्कृत में अग्नि है, और संस्कृत के अग्नि को अगर हिंदी में भी हमने अग्नि शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध अग्नि है, तो अग्नि शब्द का प्रयोग किया तो हम बोलेंगे ये शब्द का तत्सम स्वरूप है। उसके बाद से तद्भव होता है। तद्भव का मतलब ये होता है कि भाषा में आकर के भाषा के अनुरूप थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने अग्नि लिया था और अग्नि को हम अगर आग लिखते हैं तो ये तद्भव हो गया। दोनों सही है, अग्नि तत्सम है और आग
तद्भव है। इसके बाद से देशज हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका किसी भाषा विशेष में तो स्थान नहीं मिलता, बट जगह के अनुसार उन्होंने अपने शब्द का मीनिंग निकाल लिया है, तो उनको देशज कहते हैं। जैसे लोटा हो गया, विदेशी शब्द, कुछ अरब आक्रांता आए, कुछ तुर्क आए, कुछ मुगल आए, कुछ चंगेजी आए, कुछ कुषाण आए, बाद में अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। ये जितने जहां जहां से आए, इनके जो जो शब्द हमारे भाषा में घुल मिल सकते थे वे घुल मिल गए, और ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। और संकर शब्द क्या होता है, न इस भाषा का रहा, न उस भाषा का रहा, ऐसे इसमें से मिला करके उसमें कर दीजिए। एक हिंदी में एक दारी होता है, जैसे समझदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, तो ये हिंदी में एक दारी प्रत्यय होता है। तो जो सफिक्स होता है दारी, इसको हमने क्या सुना है, कई लोग बिहार में ऐसे बोलते हैं, हमारे रिलेशन दारी में ऐसा होता है। हे प्रभु, रिलेशन इंग्लिश है और दारी जो प्रत्यय है ये हिंदी है, तो इंग्लिश और हिंदी को खिचड़ी बना दिया आपने। रिलेशन दारी ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन अगर कालांतर में बहुत लोग इस शब्द का प्रयोग करने लगे तो हम कहेंगे कि ये संकर शब्द हो गया है। रचना के अनुसार रूढ़, यौगिक और जोग रूढ़ होते हैं, इसके लिए हम आगे समझेंगे। अर्थ के दृष्टि से सार्थक और निरर्थक होते हैं। सार्थक शब्दों की ही हम अध्ययन करेंगे, निरर्थक शब्दों का अध्ययन नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि सह अर्थ, जिसके साथ अर्थ हो, वो सारे शब्द जिनके कुछ न कुछ अर्थ होते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ सामान्य शब्द अलग होते हैं, तकनीकी शब्द अलग होते हैं और तकनीकी अलग होते हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग अलग डिक्शनरी निकाली जाती है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के लिए। व्याकरण के हिसाब से कुछ विकारी होते हैं, कुछ अविकारी होते हैं। विकारी वो होते हैं जिनमें वाक्य के कर्ता के अनुसार उस शब्द में परिवर्तन होते हैं, उसको विकारी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य की संरचना के अनुसार उनके शब्द के बनावट में ही बदलाव हो जाता है। जी हां, राजा का रानी तो होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसी शब्द का साध्वी हो जाएगा। जब पुल्लिंग होगा तो साधु होगा और स्त्रीलिंग होगा तो साध्वी हो जाएगा, तो ये विकारी शब्द हो गया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे कोई भी वचन हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो अविकारी कहलाता है। और इसको हम अव्यय के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये हिंदी ग्रामर में शब्द की कैटेगरी हो गई, ठीक है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो है ये शब्द के निर्माण के लिए जरूरी होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है। बता रहे हैं ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा कोई शब्द विशेष अर्थ प्रकट करते हो, इन शब्दों को तोड़ने का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हीं को रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल के ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, लेकिन अगर उनको तोड़ दिया जाए तो दोनों में से किसी का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हीं को रूढ़ कहते हैं। उदाहरण इन्होंने दिया है कल का और फल का। पल है, पल होता है, कल मतलब टुमारो, और यस्टरडे भी होता है, मीनिंग होता है इसका आने वाला कल, चाहे बीता हुआ कल। लेकिन कल को अगर हम तोड़ करके क और ल कर दें तो इसमें से कोई मीनिंगलेस हो जाता है। इसलिए ऐसे शब्द जिनमें वर्णों को जोड़ करके एक मीनिंग निकलता है वो रूढ़ शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द क्या होता है, मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि दो रूढ़ शब्दों के योग से जो शब्द बनता है उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक मीन्स कंपाउंड, जोड़ देना, यौगिक मीन्स जुड़ जाना। तो जब दो रूढ़ शब्द जुड़ जाएं तो यौगिक शब्द बन जाते हैं। जैसे देव एक शब्द है, आलय एक शब्द है, देव और आलय जोड़ करके देवालय बन गए, मतलब देवता का घर, मतलब मंदिर। विद्या और आलय, विद्या एक शब्द है और आलय एक शब्द है। विद्या का घर, विद्यालय अर्थात स्कूल।
तो इस तरीके से ये यौगिक हो गए। और योग रूढ़ क्या होते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं यौगिक शब्द है, वो यौगिक शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं, जो अपना सीधा सीधा मीनिंग न दे करके कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हो। उन्होंने अपना कुछ विशेष अर्थ प्रकट कर लिया, बना लिया है। जैसे दशानन, अगर दशानन का संधि विच्छेद हम करें तो 10 आनन है जिसके, मतलब 10 सिर वाला, 10 मुख वाला। आनन मतलब मुख होता है, तो 10 मुख वाला जो है उसको दशानन कहते हैं। तो अगर 10 मुख वाला सिर्फ इतना ही हम लिखें तो ये यौगिक हो गया। लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे 10 मुख वाला अर्थात रावण, तीसरा मीनिंग हो गया ना। दशानन में चाहे 10 मुख में कहीं भी रावण शब्द नहीं आ रहा है, रावण शब्द हम निकाल रहे हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो हिसाब से लंबा है उदर जिसका, ये यौगिक समास यौगिक हो गया। लेकिन जब हम लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, जैसे ही हम अर्थात लगा देते हैं और थर्ड मीनिंग निकाल देते हैं, योग रूढ़ शब्द बन जाता है। योग रूढ़ शब्द को हम बहुव्रीहि समास में पढ़ते हैं। जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें बहुव्रीहि समास आएगा, तो उसमें हम योग रूढ़ शब्दों को पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये हिंदी के शब्द के प्रकार हो गए। अब इनको इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद। शब्द भेद में क्या क्या है इसमें? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 प्रकार के शब्द होते हैं इंग्लिश में। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब एक सेंटेंस होता है, स्पीच का मतलब एक स्टेटमेंट होता है। तो एक सेंटेंस में इतने प्रकार के शब्द हो सकते हैं। जितने भी हम सेंटेंस बोलते हैं उन सारे सेंटेंसेस में इन्हीं में से 8 वैरायटी के शब्द होते हैं, 9th वैरायटी का शब्द नहीं होगा। राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, ये तीन मान लीजिए कि 3 यहां पर शब्द हो गए, 3 वर्ड हो गए। तो 3 शब्द हो गए, तो राम नाउन हो गया, इज वर्ब हो गया, गोइंग वर्ब हो गया। राम ईट्स मैंगो, राम नाउन हो गया, इट्स वर्ब हो गया, मैंगो नाउन हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए उस लिटरेचर का, उस लैंग्वेज का, उस भाषा का, उसमें 8 प्रकार के ही शब्द आपको मिलेंगे और इन्हीं 8 प्रकार को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब शब्द भेद है। ये इंग्लिश में है। मुझे पता है आप इनकन्वीनियंट फील कर रहे हैं, इसलिए इसका हिंदी आपके सामने है। नाउन है, नाउन को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजंक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक। ये इसका हिंदी है। तो आप हिंदी से इंग्लिश पढ़ लीजिए। संज्ञा को नाउन कहते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं, विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, ऐसा है आपने सुना होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ऐसा आपने सुना होगा। हमने ऐसा नहीं लिखा है, पर्पसफुली हमने नहीं लिखा है। हम चाहते तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ऐसे हम लिखते, लेकिन पर्पसफुली मैंने इस हिसाब से लिखा है। नाउन, प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, जो क्वालिटी बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। जो वर्ब या जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। सीधी सीधी सी बात है। घोड़ा नाउन हो गया, लाल घोड़ा, लाल उसमें विशेषण हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। और यहां पर क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, ये अभी तक तो ठीक है,
लाल घोड़ा दौड़ रहा है, ये भी ठीक है। लाल घोड़ा तेज दौड़ रहा है, बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है और धीरे धीरे दौड़ रहा है। ये दौड़ना को क्वालिफाई कर रहा है, दौड़ना किस तरीके से वो दौड़ रहा है वो बता रहा है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है, और इसलिए वो एडवर्ब हो गया। उसके बाद से प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्लेस टू प्लेस इसको यूज करते हैं। तो इन सब का हम एक एक नहीं कई कई क्लास लेने वाले हैं। ये जितने भी 8 हैं, इस 8 पर कई कई क्लास लेने वाले हैं हम। संक्षिप्त रूप में आपको यह समझना जरूरी है कि नाउन, हर चीज जो दिखाई देती है उसको नाउन कहते हैं। टीवी, मोबाइल, रेडियो, राम, श्याम, घर, सिवान, पटना, दिल्ली, बिहार, जो कुछ भी आप दिखाई पड़ती है, ये सब नाउन है। जो कुछ भी नाम है वो नाउन है। किसी भी चीज का नाम हो, पहाड़ का नाम है, राज्य का नाम है, देश का नाम है, व्यक्ति का नाम है, जो कुछ भी नाम है वो सब नाउन है। और नाउन के बदले में जितने लोग आते हैं वो सब प्रोनाउन है। कई बार हम नाम नहीं लेते हैं, दूसरी तीसरी बार हम नाम नहीं लेते हैं। जैसे मेरा नाम कामेश्वर दुबे है, ये पहली बार मैं कह रहा हूं। जब दूसरी बार मैं कहूंगा तो कामेश्वर दुबे के बदले मैं शब्द यूज करूंगा। तो कामेश्वर दुबे के बदले जो मैं शब्द आया वो प्रोनाउन हो गया। मैं अभी इससे पहले मैंने बताया था कि हमारे मित्र हैं, और एक हमारे जगदीश शुक्ला जी मित्र हैं, और जगदीश शुक्ला जी मुंबई में किसी एमएनसीज में काम करते हैं। बड़ी अच्छी अंग्रेजी की जानकारी है उनको, शायद इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज में है। तो जब मैं पहली बार जगदीश शुक्ला जी का नाम लूंगा तो उनका नाम लूंगा। दूसरी बार जब मुझे नाम लेना होगा तो मैं बताऊंगा वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो वो शब्द जो आया है वो जगदीश शुक्ला जी के बदले में आया है, और इसलिए वो प्रोनाउन हो गया। उसके बाद से वर्ब हो गया, जो जिसके अंत में ना हो वो वर्ब है। मोटा मोटी हम ये समझते हैं, पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, खाना, जितने शब्द हैं जिसके शब्द के अर्थ लास्ट में ना आता है वो सब वर्ब होता है। मतलब जो कार्य होता है उसको वर्ब कहते हैं, क्रिया जो होती है उसको वर्ब कहते हैं। खाना, पीना, सोना, पढ़ना, जागना, देखना, मोबाइल लेना, टीवी देखना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सब जितनी भी चीजें लास्ट में ना लग रही है और जो क्रिया लग रही है जिसके लिए मुझे कुछ करना पड़ता है वो वर्ब कहलाता है। काम करने का जो ढंग है वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, मोहन नाउन हो गए और पढ़ना वर्ब हो गया। मोहन पुस्तक जोर जोर से पढ़ता है। अब ये जो पढ़ने का जो तरीका है, धीमे धीमे पढ़ता है, मन ही मन पढ़ता है, जोर जोर से बोलता है, पढ़ता है, चिल्ला करके पढ़ता है, बड़ी मधुर भाषा में पढ़ता है, बड़ी सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ता है। ये जो पढ़ने का जो चीज है उसको, उस पर किस प्रकार का वो उसकी विशेषता जो बता रहा है उसको एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है अच्छा, बुरा या सामान्य, असामान्य, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी होगा वो एडजेक्टिव होगा। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी होगा। अरविंद दुबे जो हैं बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो अच्छा कौन है? अरविंद। अरविंद क्या है? नाउन है। तो इसलिए नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कोई भी विशेषता बताए वो एडजेक्टिव हो गया। और प्रीपोजिशन क्या होता है? वस्तु की जगह बताने वाला होता है। जब हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी सामान की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उससे सेंटेंस में क्या संबंध स्थापित हो रहा है उसके लिए प्रीपोजिशन हम लगाते हैं। ये बाद में हम समझेंगे। कंजंक्शन क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ने वाला होता है। और इंटरजेक्शन क्या होता है? आश्चर्य जताने के लिए होता है। ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है ना, विस्मयादिबोधक एक चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगाते हैं। आश्चर्यजनक आश्चर्यचकित करने वाले सब सेंटेंसों में लगाते हैं, तो उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो मोटा मोटी ये 8 तरह के शब्द होते हैं। इन शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और मोटा मोटी इनका हमने आपको अर्थ हल्के हल्के में बता दिया।
इसको थोड़ा सा और अगर एग्जाम्पल के साथ जानना है तो नाउन किसको कहते हैं? इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, वो नाउन है, उसका एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है। एडजेक्टिव क्या है? जो विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउंस, दैट इज एडजेक्टिव। प्रोनाउन क्या होता है? इट इज वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, ये सब नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन वर्ब क्या होता है? ये कुछ एक्शन बताता है। मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन पर हम एक एक कई कई चैप्टर बताने वाले हैं। अभी हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही जान रहे हैं, और इतना ही जानिए कि पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं, 8 तरह के शब्द होते हैं जिनसे हमारे सेंटेंस बनते हैं, और उन्हीं के बारे में हम जान रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पर रेड है तो सब्सक्राइब नहीं है। अब ये सब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी ऑन कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। नहीं तो भी कोई बात नहीं, हम इसके बिना भी ये क्लासेस जारी रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।